हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं लगातार आपके बीच 12th क्लास के कुछ चैप्टर के वीडियो लगातार आपके बीच अपलोड करते आ रहा हूँ। इसी क्रम में मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, जिसे विषुवत रेखीय स्थिति भी कहा जाता है, निरक्षीय स्थिति या विषुवत रेखीय स्थिति या उसको आप अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल सकते हैं, उसे आप लंब अर्धक स्थिति भी बोल सकते हैं। तो इस स्थिति में हम आज आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने सिखाएंगे। Electric field intensity due to an electric dipole on equatorial line. Equatorial line, non-axial position और transversal position, ये सभी नाम एक ही हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको डायपोल के कारण ही एक्सियल पोजीशन में, यानी द्विध्रुव के कारण ही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझाया था। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज बिल्कुल इजी प्रोसेस है, आप एक बार समझ जाइए और एक बार खुद से बना लीजिए। गारंटी लेता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बना लीजिएगा और बेहतर से बेहतर परीक्षा का रिजल्ट आपका होगा, यह हमारी शुभकामना है। और तो देखते हैं आज हम कैसे सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। यानी आज का जो क्लास है, फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन और नॉन एक्सियल पोजीशन। क्लियर है? तो अंतिम तक जरूर देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। क्योंकि यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हमें और खुशी होगी कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच वीडियो लेके आऊं और आप उसे घर पर रहकर भी अच्छे तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें और आगामी परीक्षा में अच्छे परिणाम ला सकें। तो आइए, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवत रेखीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले याद होगा आपको, मैंने पहले बताया है कि यदि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के सीध में कोई बिंदु लिया जाएगा तो वो कौन सी स्थिति होगी। यदि आप पिछला पढ़े होंगे तो अक्षीय, और यदि मध्य बिंदु के सीध में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, जो मिड पॉइंट से गुजरता हो एक लाइन, तो वो आपका विषुवत रेखीय स्थिति, जिसे आप लंब अर्धक स्थिति, जिसे आप निरक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या क्या नाम बोला? निरक्षीय, लंब अर्धक, विषुवत रेखीय, अनुप्रस्थ। ब्रेन में बैठा लीजिए। ये नहीं कि एग्जाम में ये नाम सर आ गया, सर ये तो नाम मैंने सुना ही नहीं था, ऐसा नहीं। नाम एक ही चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग है। निरक्षीय कहिए, विषुवत रेखीय कहिए। मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, निरक्षीय, नॉन एक्सियल, विषुवत रेखीय, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन
अनुप्रस्थ बोल सकते हैं, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल और लंब अर्धक, ये भी नाम आता है कभी कभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सारे नाम एक ही है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया एग्जाम्स में, नाम बदल दिया तो काम नहीं बदलना चाहिए। तो निरक्षीय जैसे आप नन एक्सियल बोलते हैं, विषुवत रेखीय, इक्वेटोरियल, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्सल, लंबवर्धक, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ये सारे नाम एक ही कंडीशन के हैं, ठीक है ना। तो ये सारे एक ही क्वेश्चंस हैं, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम आज इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रेन में होना चाहिए सर निरक्षीय स्थिति क्या होती है। जैसे सर ये द्विध्रुव है, सपोज दैट सर इस चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होगा ना, ये एक्सियल पोजीशन हुआ, अक्षीय, और इसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरता है ना सर, ये आपका निरक्षीय हो जाता है। समझ में आ रहा ना। तो अक्षीय और निरक्षीय क्या हुआ, आवेश को मिलाने वाली जो रेखा के सिद्ध में हुआ वो अक्षीय स्थिति हुआ, और इसके ठीक मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरती है लंबवत, वो क्या हुई, निरक्षीय, इक्वेटोरियल, ठीक है ना। तो आइए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक द्विध्रुव बनाया। ऐसा आप जानते हैं द्विध्रुव बनाने के लिए, तो द्विध्रुव में क्या होता है, दो समान परिमाण का आवेश होता है लेकिन विपरीत प्रकृति का, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन विच टू सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट अपोजिट नेचर आर सेपरेटेड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। क्लियर है ना। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें दो सेम अमाउंट का और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर रहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर रहता है। तो एक द्विध्रुव मैंने बनाया डायपोल, जिसमें ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज, यानी क्यू अमाउंट का ही चार्ज है, क्यू आवेश है, लेकिन एक माइनस में और एक प्लस में। तो मेरा द्विध्रुव का नाम क्या हो गया, ए बी। ए बी मैंने एक द्विध्रुव बनाया। कैसा द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके इंड पॉइंट ए पर, जिसके सिरे ए पर माइनस क्यू चार्ज है और सिरे बी पर प्लस क्यू चार्ज है। यानी ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल in which minus q and plus q charges is fixed at its end point A and B. Distance between these charges is 2l. This distance between these charges is 2l. इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। और एक क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, जो किसी डायपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि कोई डायपोल कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कोई द्विध्रुव कितना ज्यादा प्रभावी है। इसको बताने के लिए एक क्वांटिटी ली जाती है, द्विध्रुव आघूर्ण। बताया था ना मैंने, द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जिसको सिंबॉलिक लेटर होता है पी, पी से डिनोट किया जाता है, और जिसका फॉर्मूला क्या पड़ा था, Q इंटू 2l। ब्रेन में रखिएगा, ये जरूरी पड़ेगा, क्योंकि डायपोल के पास तो नेट चार्ज 0 होता है लेकिन फील्ड इंटेंसिटी चार्ज नहीं बताता है, यही पी बताता है। ऐसा मैंने बताया है कि यानी नेट चार्ज 0 है, फिर भी फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है इसी डायपोल मोमेंट से, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2l। तो क्या देखा मैंने, एक द्विध्रुव लिया, क्या लिया, ए बी। ए बी एक द्विध्रुव लिया
जिसके सिरे ए पर माइनस क्यू और प्लस और बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? p है। समझ में आना चाहिए। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? p है। और p का फॉर्मूला q इंटू 2l, q इंटू 2l, यानी एक चार्ज और चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इसका एक मध्य बिंदु O है, क्योंकि कन्वेंशनल रूप से, परंपरागत तौर से मिड पॉइंट से ही सभी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। याद होगा एक्सियल कंडीशन में भी मिड पॉइंट से ही डिस्टेंस मेजर किया था पिछले वीडियो में। नॉन एक्सियल में भी मिड पॉइंट से ही मेजर करेंगे और एट एनी पॉइंट मिड पॉइंट से ही मेजर किया जाएगा, यानी इसके मध्य बिंदु से ही दूरी मापी जाती है। तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? O। और O से मान लिया, यही है ना, ये मैंने कहा था ना, बीचों बीच जो लाइन जाती है, ये लंबवत रेखा जो गुजरती है बीचों बीच, यही है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में कहीं पर भी मैंने एक बिंदु ले लिया C, यानी C इज ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन which is r distance from mid point O। क्लियर है? यानी मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है? C है। और इसी बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है ना? क्या हम बोलेंगे? AB एक विद्युत द्विध्रुव है, क्लियर ना, जिसके सिरे A पर माइनस Q और B पर कितना? प्लस Q आवेश स्थित है। और दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी ली जाती है कन्वेंशनल रूप से? 2l। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? वेक्टर P। ठीक, इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति में बिंदु C है, जहां द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा ना? कोई प्रॉब्लम? लैंग्वेज बहुत आसान है। आप देख भी सकते हैं कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके सिरे A और B पर कितना कितना? माइनस Q और प्लस Q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? डाइपोल मोमेंट, वेक्टर P। और इसकी दिशा मैंने पढ़ाया है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर? r दूरी पर। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। बिंदु क्या है? C है, जिस पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान, लैंग्वेज कोई बड़ा चीज नहीं होता है। आप फिगर देखें और लैंग्वेज बना लीजिए। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा अब बात करते हैं। मेरे पास पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है। क्या पता है? याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। r आपका दूरी हो जाता है उस चार्ज का वहां तक जिस पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो माइनस Q देखिए यहां है, और किस पॉइंट पर निकालना है? C पर। यानी हमको ये दूरी पता होनी चाहिए A से C तक की। फिर प्लस Q कहाँ है? देखिए तो B पर है ना, और किस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना है? C पर। तो डिस्टेंस पता होना चाहिए BC। समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले मुझे AC पता होना चाहिए और BC पता होना चाहिए। बहुत आसान है। AC जरा सा इस ट्रायंगल को हमने हिडन कर दिया, इस ट्रायंगल को छुपा लिया। देखिए तो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना,
ओ सी, ए ओ सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका ये डिस्टेंस बताइएगा, मध्य बिंदु से इधर एल और इधर भी एल, तो ये डिस्टेंस आपका एल हो गया और ये डिस्टेंस आपका आर, यानी परपेंडिकुलर आपका आर है, बेस आपका एल है, लंब आर, आधार एल। निकालना क्या भाई, कर्ण, हाइपोटेनियस। यानी हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, जब परपेंडिकुलर और बेस दिया हो, जब लंब और आधार दिया हो, तो कर्ण आप आराम से निकाल सकते हैं, ओवर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट, ठीक ना। तो कर्ण बराबर आपका लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाता है। तो कर्ण आपका AC है ना, तो AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर इधर जब BC आइएगा ना, BC पे देखिए, BC इसको हिडन कर लीजिए, इसको छुपा लीजिए, तो BC आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आर, और इसका भी बेस तो एल ही है ना, क्योंकि मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से इधर एल ही होगा ना, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर आर, लंब आर, आधार एल, तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि आपका AC और BC दोनों सेम क्वांटिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। गौर से देखिए, AC भी आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, BC भी आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यानी एक चीज लिख सकते हैं, AC और BC दोनों जो डिस्टेंस है वो बराबर है कितना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? तो यानी ये दोनों दूरी जब हम निकाल लेते हैं, जब ये दोनों दूरी निकल जाता है तो हम फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। लेकिन अब एक चीज और सोचिएगा, जब ये दूरी कितना निकला बताइए, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी कितना निकला, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर जब ये दोनों दूरी आपका बराबर है, ठीक है ना, जब दूरी आपका बराबर है और चार्ज देखिए तो यहां भी Q और यहां भी Q, याद कीजिए E का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, E का फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो चेंज कौन होता है, चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस, आवेश और दूरी। लेकिन यहां देखिएगा, यहां आवेश A पर भी Q, B पर भी Q, यानी आवेश समान है। AC दूरी आपका जितना है उतना ही दूरी आपका BC है। क्या समझ में आ रहा है? ये कांस्टेंट, ये कभी नहीं बदलेगा। E का वैल्यू कब चेंज होता है, जब Q चेंज हो जाए और R चेंज हो जाए। लेकिन यहां देखिए, इसके लिए भी Q, यहां भी Q, और ये दूरी आपका जितना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये दूरी जितना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, दोनों तो सेम है। यानी आवेश बराबर, दूरी बराबर, तो निश्चित रूप से इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दोनों का मान बराबर होगा। सिर्फ अब देखना होगा दिशा को। दिशा के बारे में आप जानते हैं, बराबर मैग्नीट्यूड कैसे हुआ कि आवेश भी समान और दूरी भी समान। जब दूरी बराबर, आवेश बराबर, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। क्लियर है ना? तो इसके बाद हम मुख्य रूप से दिशा पर बात करेंगे। दिशा पर कैसे बात किया जाता है कि माइनस चार्ज हो तो माइनस की ओर, प्लस चार्ज हो तो प्लस से दूर। बताया गया था ना कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है और ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आती है। क्लियर है ना? तो अब सिर्फ दिशा पर काम होगा और मेरा काम हो जाएगा।
तो हमने AC और BC कैलकुलेट कर लिया, दोनों दूरी बराबर था। AC और BC कितना था, तो ये आपका लंब R आधार L, तो √r² प्लस L²। तो आपका दूरी हो गया √r² प्लस L²। अब मुख्य काम है, जब दूरी दोनों बराबर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी। एक चीज ब्रेन में ले लीजिए कि दूरी बराबर है और आवेश का मान बराबर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA और EB दोनों बराबर होगा। अब मुख्य काम है पहले दिशा। दिशा मैंने क्या कहा था, यदि आपका माइनस चार्ज हो तो माइनस चार्ज की ओर दिशा होता है। यदि ऐसे समझ नहीं आता है तो इस जगह आप टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश कैसा, धनात्मक। बोलिए E माइनस, और यहां यदि प्लस लाइएगा तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बोलिए दिशा ऋण आवेश की ओर होगी कि नहीं होगी, तो इसकी दिशा ऋण आवेश की ओर होगी। अच्छा, ये आपका कैसा आवेश, प्लस पॉजिटिव, और यहां आपने किसी टेस्ट चार्ज को रखा। टेस्ट चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो बताइए पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, इसको दूर भागा देगा। तो इसका अर्थ है कि यदि ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो तो ऋण आवेश की ओर होती है और धन आवेश से दूर होती है। ब्रेन में बैठा लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर्स इन नेगेटिव चार्ज एंड इमिट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन प्रवेश करता है। क्लियर, डायरेक्शन के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऋण आवेश में आएगी और धन आवेश से दूर जाएगी, यानी ये जो डायरेक्शन हुआ ये हुआ माइनस का, और इधर जो चला गया डायरेक्शन ये हुआ प्लस का। तो माइनस किस पर है, ए पर, तो इसको हमने मान लिया EA। क्या मान लिया इसको, EA, जिसकी दिशा ऋण आवेश की ओर है, और ये चूंकि B पर है इसको मान लिया EB। अब सबसे पहला काम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो हमको मुख्य रूप से कंपोनेंट को जानना होगा। वेक्टर कंपोनेंट 11th क्लास में पढ़ाया था, 12th में भी कुछ सिखाया है मैंने यूज करने के लिए। यदि आपको परेशानी है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा कंपोनेंट को, हालांकि डीपली तो मैं नहीं अभी पढ़ाऊंगा कंपोनेंट, चूंकि वो 11th के वेक्टर में मैंने पढ़ाया है, लेकिन समझने के लिए आपको यहां मैं बता दे रहा हूं। कंपोनेंट जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर R है, सीखिएगा कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। और यदि इसके साथ एंगल बनाया थीटा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट R sin थीटा। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं फिगर चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा इसमें देखिए क्या बोला अभी, थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस होगा। छोड़िए, उतना कंपोनेंट का पूरा क्लास ब्रेन में नहीं रखना है। थीटा के साथ along the theta that component is cos, समझ में आ रहा है? थीटा के साथ जो along with थीटा, थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो cos होगा और दूसरा sin। इतना सा रखो ना ब्रेन में। इस देखिए यहीं पे आप, जैसे ये क्या आपका बताओ, EA, ठीक है, ये EA है, देखिए EA है, तो इसका कंपोनेंट पहले तैयार करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल इधर गया और एक वर्टिकल कहां आएगा, नीचे आएगा। एंगल कहां बना, ये एंगल बना थीटा। क्यों बना भाई, ये थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एकांतर अंतःकोण बनेगा ना, ये समझना चाहिए ज्यामिति का ही। ये थीटा संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। चलिए ये EA है, ऐसे आया है तो EA हो गया, यहां एंगल है थीटा। अब आप ही लोग बोलिएगा, अभी आपको क्या समझाया,
एलोंग विथ थीटा कॉस, तो थीटा के साथ है तो ये क्या होगा ई ए कॉस थीटा, और ये तब क्या हो जाएगा ई ए साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? आप देख सकते हैं ये ई ए है ना, तो ये क्या हो गया ई ए कॉस चूंकि थीटा के साथ है, और ये क्या हो गया ई ए साइन। कोई प्रॉब्लम? देख लीजिएगा ठीक से। फिर अब देखिए ई बी कहां है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज से यहां गया है। चलिए आप लोग ही अब बोलिएगा, खुद से पहले सोच लीजिएगा। ये आपका सर ई बी है, ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक ना। अब बताइए एंगल कहां क्रिएट हो रहा, यहां ना। चलिए यहां पे एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा। आप लोग सोच के बोलिए ये क्या होगा, हाँ एलोंग विथ थीटा, सही सोच रहे हैं, एलोंग विथ थीटा, थीटा के साथ है तो कॉस होगा, तो अनाइक को जो बच गया वो साइन होगा। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना, यही चीज तो हमने किया। ये आपका ई बी है, थीटा के साथ है तो ई बी कॉस, और ये आपका ई बी साइन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जरूर हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं आप लोग का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा, तो बहुत अच्छा बात है। अब हम आराम से जैसे डायरेक्शन हुआ अब तो फटाफट बना दो। दोनों डिस्टेंस बराबर है तो पहले आप डिस्टेंस पता हो गया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो दोनों चार्ज के कारण। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर पढ़े है ना, तो 1/4πε0 q बाय इसके कारण करिएगा तो AC, तो AC का स्क्वायर, ठीक ना। AC कितना है √r² प्लस l स्क्वायर, तो AC की जगह पे √r² प्लस l स्क्वायर। अब बोलिए रूट का स्क्वायर, रूट कैंसिल आउट, तो रूट आपका खत्म हो गया तो r² प्लस l स्क्वायर बचा। ये किसके कारण, -q के कारण। उसी प्रकार प्लस q के कारण निकालिए, प्लस q दूरी कितना बताइए BC, और AC दूरी जितना है उतना ही BC है, तो BC भी वही है √r² प्लस l स्क्वायर, तो BC की जगह पे रखिए √r² प्लस l स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर हुआ तो उसी प्रकार रूट कैंसिल्ड आउट, रूट खत्म हो गया तो r² प्लस l स्क्वायर। अब जरा सा देखिए EB को, EA को देखिए और EB को देखिए, क्या इसके किसी राशि में कोई चेंजिंग, देखिए 1/4πε0 1/4πε0 q बाय r² प्लस l स्क्वायर, q बाय r, कोई चेंजिंग है क्या, नहीं। तो ये राशि और ये राशि दोनों समान। ये बात मैंने पहले भी कह दिया था आपको, सिर्फ मैंने निकाल के सिखा दिया आपको कि देखिए कैसे आपके मन में आ रहा होगा सर कैसे कर दिए तुरंत। आप देख भी सकते हैं कि दोनों का मान समान है, तो क्या आप जब दोनों का मान समान दोनों को बराबर लिख सकते हो। और इसको मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको मैंने ई मान लिया, इतना लंबा को कहां तक ले जाओगे, जगह भी ले लेगा, इसीलिए इस दोनों को हमने बराबर करके एक क्वांटिटी ई मान लिया, ठीक है। चलिए क्योंकि बराबर। अब जब कंपोनेंट आपने सीखा था लेने, जरा गौर से देखिएगा, EB साइन थीटा ऊपर, EA साइन थीटा नीचे, है ना। साइन साइन तो मिल रहा है, क्या EA और EB भी मिलता है, यस, EA और EB का मान भी बराबर है। इसका मतलब EA साइन थीटा और EB साइन थीटा बराबर है, लेकिन ये तो ये दोनों कैंसिल्ड आउट हो गया, EB साइन थीटा और EA साइन थीटा कैंसिल्ड आउट हो गया। अब EB कॉस थीटा और EA कॉस थीटा जरा देखिए तो एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो हमने क्या लिखा, EB साइन थीटा और EA साइन थीटा, चूंकि दोनों समान है और दिशा विपरीत है तो कैंसिल्ड आउट होके 0।
लेकिन जब ये दोनों समान दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, ई ए कॉस प्लस ई बी कॉस। अब ई ए क्या है, ई है, ई बी क्या है, ई है, ई प्लस ई 2e कॉस थीटा, और ई का जो वैल्यू है उसको हमने यहां से लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस थीटा अब आ रहा है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बार हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका एल, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आधार बटे कर्ण से आपका कॉस निकल गया, कॉस का मान मैंने बैठा दिया। अब बताइए, दो तो है, एल भी है, क्यू भी है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q इंटू 2L बराबर P। Q इंटू 2L बराबर क्या पढ़े हैं आप, P पढ़े हैं। तो 2 को आप इसके पास ले जा सकते हैं ना, किसके पास, L के पास। तो 1/4, अब कहिएगा सर 2 कहां चला गया, सर इस 2 को इसके साथ जैसे लगा देंगे एक नया फॉर्मूला आ जाता है, P डायपोल मोमेंट का, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और 2 यहां आ गया ना, 2L कहीं गया नहीं है, 2L ऐसा नहीं कि मैंने पॉकेट में रख लिया, हाँ पॉकेट में नहीं रखा है, 2L 2 यहां रख दिया, फायदा हो जाएगा। Q इंटू 2L को आप अब P लिख सकते हैं, और रूट था तो रूट का मतलब पावर एक्सपोनेंट कितना, हाफ, तो रूट का अर्थ होता है घात 1/2, तो 1/2 घात दे दिया। अब Q इंटू 2L को आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो, और ये पावर 1 और ये पावर हाफ, 1 प्लस हाफ बोलो 3/2, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख दोगे P और इस पर पावर 3/2, और वही नियम L चूंकि बहुत बहुत छोटा रहता है इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, नगण्य मान लेते हैं। तो देखिए T इक्विवेलेंट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो P बाय, अब देखिए इस पर पावर 1, इस पर पावर हाफ, पावर जुटेगा चूंकि गुना हो रहा है, तो 1 प्लस हाफ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है ना। अब बताइए L जो था पिछले एक्सियल में भी बताया था, L शॉर्टेज डिस्टेंस है, चूंकि 2L ही शॉर्ट है तो L तो उससे भी शॉर्ट होगा ना, तो L चूंकि बहुत बहुत छोटा होता है इसलिए R स्क्वायर के कंपैरिजन में उसको नगण्य मान लिया जाता है। तो L स्क्वायर को जब आप नगण्य मान लेंगे, काहे क्यों मानिएगा, क्योंकि L जो है R से बहुत बहुत क्या है, छोटा है, इसलिए L चूंकि R से बहुत बहुत छोटा है इसलिए L स्क्वायर के मान को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लिया जाता है। L स्क्वायर खत्म हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बार R स्क्वायर, और ये खत्म हो गया तो R स्क्वायर का पर पावर 3/2, 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब। यानी नॉन एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R क्यूब। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो फिगर में देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा, आप देख भी सकते हैं, देखिए तो ये इधर है और ये इधर है। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप निरक्षीय स्थिति में या विषुवत रेखीय स्थिति में निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी जो दिशा होगी वो द्विध्रुव के विपरीत दिशा में होगी। देख सकते हैं, कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं है, इन्हें क्या आपको जबरदस्ती सिखा रहे हैं। फिगर में देखिए ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस गई और विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा इधर गई है ना, रिजल्टेंट। तो ये दिशा और ये दिशा आपको कैसा लग रहा है,
आप खुद सोच लीजिए, ये विपरीत है कि सेम समान है, विपरीत दिशा है। इसीलिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा जो होती है वो विपरीत होती है, किसके? द्विध्रुव आघूर्ण के, डायपोल मोमेंट के, है ना। लेकिन अक्षीय वाला में याद कीजिएगा, तो पढ़े थे ना अक्षीय वाला को, देख रहे हैं ना, ठीक से रिवीजन करते रहिएगा। अक्षीय वाले में जो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, जबकि निरक्षीय या विषुवत रेखीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा जो होती है वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन इज opposite direction to a dipole moment, but in axial position its direction is the same direction with dipole moment। क्लियर है? और वो फॉर्मूला था एक्सियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और नॉन एक्सियल का आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसके बीच क्या रिलेशन है? तो वहां 2p था, यहां p था, तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता डबल टाइम्स दोगुनी होगी निरक्षीय से। बैठा लिए ना ब्रेन में, याद कीजिए, वहां था 2p/r³, यहां है p/r³, तो इसका मतलब अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होगी वो निरक्षीय स्थिति के तीव्रता की दोगुनी होती है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं मिलूंगा आपके साथ, बने रहिए, मेहनत कीजिए, घर पे रह के आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पिछला वीडियो जो आएगा, पिछले वीडियो को जो आपने देखा है उसको आप रिवाइज कीजिए, तभी आपके बीच अगला वीडियो आएगा किसी बिंदु पर, यानी किसी पोजीशन पे ना ही अक्षीय होगा ना ही निरक्षीय होगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।